हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज की वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने वाले हैं। मतलब जो आज की वीडियो है आपकी वो लास्ट वीडियो है प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आपको ध्यान हो, रैंडम वॉक पे हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। उसमें ना क्या हुआ कि एक क्वेश्चन अपना मिस हो गया जो दिसंबर 2019 में आया था। वो 1D रैंडम वॉक का क्वेश्चन था, तो वो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। और प्रोबेबिलिटी से मैंने आपको बताया ही है कि लगभग 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। उनमें से भी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि रैंडम वॉक से आपका एक क्वेश्चन बने, और रैंडम वॉक से जो क्वेश्चन बनता है ना वो 5 मार्क्स का बनता है। तो अगर आपने वीडियो देख ली है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखो, क्योंकि रैंडम वॉक से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो एक बात मैं जो हर वीडियो में बोलती ही हूँ, तो आपको पता ही होगा वैसे तो, लेकिन अगर फिर भी कोई नया आया है तो मे बी उसके लिए बेनिफिशियल हो कि हमने ना CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं। तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन मेरे से स्किप हो गया हो तो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन अपना क्या है, जो जून 2019 में आया था। ठीक है, जून 2019 में ना आपके 4 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रोबेबिलिटी से, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके जनरल एप्टीट्यूड में आए हैं और 2 क्वेश्चन आए हैं B और C पार्ट में। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड में भी कई बार लगभग 1 से 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से बनते हैं, तो प्रोबेबिलिटी को आप अच्छे से पढ़ लो एक बार। तो क्वेश्चन है अपना, ए कैनाल सिस्टम इज शोन इन फिगर, वाटर फ्लोज फ्रॉम A to B थ्रू 2 चैनल्स। 2 चैनल के थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है A से B में, और गेट G1 एंड G2 आर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली टू रेगुलेट द फ्लो। ये G1 और G2 जो ऑपरेट कर रहे हैं ना वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि G1 ओपन है तो G2 क्लोज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली रेगुलेट कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं टू रेगुलेट द फ्लो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 टू बी ओपन इज 10% वाइल दैट ऑफ G2 इज 20%। तो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम A to B। तो ये क्वेश्चन ना आपका 2 मार्क्स में आया हुआ है, जनरल एप्टीट्यूड में आया था ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि वाटर फ्लो करेगा A से B में। तो उसके लिए कंडीशन क्या क्या हो सकती है, या तो G1 और G2 2 गेट हैं हमारे, या तो दोनों ओपन हो तो भी वाटर फ्लो करेगा, या फिर G1 ओपन हो और G2 क्या हो, क्लोज हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि G1 क्लोज हो और G2 क्या हो, ओपन हो। तो ये 3 कंडीशन है अपनी जब क्या करेगा, वाटर फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, और G1 गेट के ओपन की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ओपन को हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो हम ऐसे लिखेंगे P ऑफ G1 कितनी हमें गिवन है, 10%। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 कितनी होगी, 1/10। और इसके क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 9/10 है। ठीक है, 1 - 1/10 हम करेंगे तो 9/10 आएगी। अब G2 के ओपन होने की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी गिवन है, P ऑफ G2 कितनी है, 20%। तो 20/100 आ जाएगा, कितनी है, 2/10। और क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8/10 है। ठीक है, तो हमें बताना है ये 3 कंडीशन अपनी होल्ड करती हैं तो वाटर फ्लो करता है। या तो ये वाली कंडीशन फॉलो करें, या फिर और आएगा बीच में साइन, या फिर ये वाली कंडीशन होल्ड करें, या फिर ये वाली कंडीशन होल्ड करें। तो एक चौथी कंडीशन अपनी क्या बच गई कि अगर दोनों क्लोज हो तो वाटर फ्लो नहीं करेगा, है ना, वाटर नहीं फ्लो करेगा। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी हम निकाल लें कि वाटर फ्लो नहीं कर रहा, और 1 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस प्रोबेबिलिटी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि वाटर फ्लो कर रहा है A to B। तो ये वाली हम निकाल लेते हैं। तो ये वाली कौन सी कंडीशन होगी कि G1 एंड G2, ध्यान रखो यहाँ पे एंड साइन आएगा, क्योंकि G1 एंड G2 है ना, दोनों गेट क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए।
तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी G1 की कितनी है क्लोज होने की, 9/10 है, और एंड है तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। G2 के क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8/10, तो कितना आ गया, 72/100, कितना आ रहा है, 0.72 आ रही है। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब वाटर फ्लो करेगा, तो वाटर फ्लो करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी है जिसमें वाटर फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो 1 माइनस 0.72 हम करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 0.28 आ रहा है। ठीक है, और 0.28 यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, तो कितना आ जाएगा, 28%। तो जो सी ऑप्शन होगा अपना वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना जून 2019 में ही आया था, और ये भी अपना जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये था। 12 balls, 3 each of the colors red, green, blue and yellow are put in a box and mixed up. If 3 balls are picked up at random without replacement, तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि that all the 3 balls are of same color। ये कह रहा है कि 3 बॉल है ना बॉक्स से निकाली, बॉक्स में कितनी बॉल हैं, टोटल 12 बॉल्स हैं, और उनमें से 3 बॉल जो हैं वो रेड कलर की हैं, 3 ग्रीन कलर की हैं, 3 ब्लू कलर की हैं, और 3 कौन से कलर की हैं, येलो कलर की। तो ऐसे 12 बॉल हैं हमारे पास, वो एक बॉक्स में रखी और वो मिक्स कर दी। उसके बाद क्या कर रहा है कि 3 बॉल है ना हमने निकाली रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग आपको पता होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे होता है कि एक बॉल हम निकाल रहे हैं उसके बाद दूसरी निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी हम बोल दें कि जो 2 या 3 बॉल हम निकाल रहे हैं ना वो एक साथ निकाल रहे हैं, तो वो तो हमारा आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट में। और विद रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो हम कैसे कहेंगे कि एक बॉल हमने निकाली, उसको वापस बॉक्स में रख दिया, देन उसके बाद हमने दूसरी बॉल निकाली, तो वो हमारा आएगा विद रिप्लेसमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि विदाउट रिप्लेसमेंट गिवन है। विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए एक बॉल हमने निकाली फिर दूसरी निकाली, ऐसे हम निकाले, या फिर तीनों बॉल्स को हम एक साथ निकालें, जो रिजल्ट हमारा होगा वो सेम ही होगा। तो 3 बॉल्स हमने निकाली एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि 3 बॉल जो निकाली है ना वो सेम कलर की हो। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन हमारे हो सकते हैं कि या तो वो तीनों ग्रीन हो, और तीनों जो है वो रेड हो, या फिर तीनों ग्रीन हो, और फिर क्या हो सकता है कि तीनों ब्लू हो, या फिर चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों येलो हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अपनी क्या होती है कि फेवरेबल जो होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 12 बॉल्स हमारे पास हैं और 3 हम निकाल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 12 में से हम कितने निकाल रहे हैं, 3, तो 12C3 से हम टोटल नंबर ऑफ वेज लिखेंगे, तो वो कितना आएगा, 12 × 11 × 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू में 9 फैक्टोरियल, तो वो कैंसिल होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे 3 इंटू में 2, और 3 इंटू 2 कितना होगा 6, से ये कैंसिल होगा 2। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 11, 22 इंटू 10, 220 आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास फेवरेबल कंडीशन क्या है, फेवरेबल जो वेज हैं वो कितने हैं कि या तो 3 बॉल जो हम निकाल रहे हैं वो तीनों रेड हों, और तीनों रेड होंगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि 3 रेड है और हम निकाल भी कितनी रहे हैं, 3 ही रेड निकाल रहे हैं, तो 3C3 होगी। और के लिए हम प्लस साइन लिखेंगे। ग्रीन के लिए भी कंडीशन क्या होगी 3C3 ही होगी, क्योंकि 3 ही बॉल हैं हमारे पास और तीनों हम सेम कलर के निकाल रहे हैं, तो 4 बार क्या आ जाएगा 3C3। तो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी फेवरेबल के लिए 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से 4 डिवाइडेड बाई 220, तो ये कैंसिल होगा कितने टाइम्स 55, तो 1/55 जो होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3.5 मार्क्स में आपका आया था, जून 2019 में ही आया हुआ है। इन द फॉलोइंग सर्किट हमें गिवन है, ईच डिवाइस डी, जो हर एक डिवाइस डी है वो एक इंसुलेटर भी हो सकता है, तो इंसुलेटर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इंसुलेटर होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कितनी P,
और कंडक्टर भी वो हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 - p। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि नॉन जीरो करंट फ्लो हो सर्किट में, मतलब सर्किट में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो। तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, फेवरेबल की अगर हम बात करें तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो डी लगा है डिवाइस, ये क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। ये तो कंडक्टर होना ही चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगा। और इन तीनों में से क्या होगा, जो पैरेलल में लगे हैं उनमें से अगर एक भी कम से कम हमारा कंडक्टर होता है तो भी करंट फ्लो कर जाएगा। तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं कि ये तो अपना कंडक्टर होगा, ये तो है, ठीक है, तो कंडक्टर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 - p है। और अगर हम मान के चलें कि इनमें से कोई भी कंडक्टर नहीं है तो उस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि कंडक्टर होने की कोई भी इनमें से कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, और इंसुलेटर की प्रोबेबिलिटी हमें क्या गिवन है p। तो तीनों के लिए क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी p³ आ जाएगी। अब हम क्या कह रहे हैं कि कम से कम एक तो इनमें से कंडक्टर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - इंसुलेटर की हो जाएगी, तो 1 - p³ होएगा। तो एक तो कंडीशन ये होगी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज कंडक्टर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1 - p³। और ये कंडीशन तो हमारी है ही, एंड साथ में है ना, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में आएगा 1 - p की, ये भी क्या होना चाहिए कंडक्टर होना चाहिए। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी आती है वो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो जून 2019 में आया था और ये 1D रैंडम वॉक से क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में ये पूछा गया था। एट ईच स्टेप ए रैंडम वॉकर इन 1D आइदर रिमेन्स एट द सेम पॉइंट with probability 1/4 or moves by a distance delta to the right or left with probabilities कितनी है 3/8 each। तो आफ्टर n स्टेप हमें क्या बताना है कि रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो 1D रैंडम वॉक हमें गिवन है और ये कह रहा है इस पॉइंट से x = 0 अगर हम लेके चलें, इस पॉइंट से रैंडम वॉक करना स्टार्ट कर रहा है, तो सेम पॉइंट पे रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। ठीक है, और अगर हम बोले राइट की तरफ वो जा रहा है, तो राइट की तरफ जो डेल्टा जो है वो अपना क्या है, एक स्टेप लेंथ है। ठीक है, तो डेल्टा जो राइट की तरफ जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितनी गिवन है 3/8 गिवन है। अब नेगेटिव डायरेक्शन में स्टेप लेंथ अगर आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में -डेल्टा, और प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। तो स्क्वायर हम लेंगे, फिर मीन लेंगे और देन स्क्वायर रूट लेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट करेंगे r² का मीन, क्योंकि वो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो कैसे हैं, डिस्क्रीट हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्टेप लेंथ है वो हमें गिवन है कितनी डेल्टा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा समेशन i/r² इंटू में p/r(i)। डिस्क्रीट के लिए हम ऐसे लिखते हैं समेशन i p(r(i)। तो जो सम होगा प्रोबेबिलिटीज़ का वो कितना आएगा 3/8 + 3/8 + 1/4, वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो ये हमें लिखना है। कैसे हम लिखेंगे, r(i) हम देख रहे हैं अगर वो राइट की तरफ स्टेप ले रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, स्टेप लेंथ इंटू में स्क्वायर आ जाएगा, r(i²) हम देख रहे हैं क्योंकि, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8 होगी, प्लस प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, किस पॉइंट पे, जिस पे है उसी पॉइंट पे रिमेन्स रहने की, तो उसके लिए जो डेल्टा होगा वो 0 हो जाएगा, प्लस 3/8, और इधर की तरफ जो r(i²) है वो कितना होगा -डेल्टा² होगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ये r² की मीन हम निकाल रहे हैं फॉर 1 स्टेप, एक स्टेप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक स्टेप के लिए r² का मीन की वैल्यू क्या आ रही है डेल्टा² 3/8, प्लस ये भी क्या है माइनस डेल्टा का स्क्वायर कितना देगा डेल्टा² इंटू में 3/8, वैल्यू आ रही है डेल्टा² 3/4। और n स्टेप्स की अगर हम बात करें तो n स्टेप्स के लिए क्या हो जाएगा r² के मीन की वैल्यू डेल्टा² इंटू में 3n, n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3n/4। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर का मीन लेके और उसका क्या लें स्क्वायर रूट, वो हमें क्या देगा RMS वैल्यू देगा डिस्प्लेसमेंट की। तो क्या आ जाएगी डेल्टा² तो डेल्टा बाहर आएगा स्क्वायर रूट से,
3n/4 इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। तो जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका दिसंबर 2019 में आया था और ये जो क्वेश्चन है वो जनरल एप्टीट्यूड में ही पूछा हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये है। तो इसमें क्या गिवन है कि ए मल्टीपल चॉइस एग्जाम हैज़ 4 क्वेश्चन ईच ऑफ 4 आंसर चॉइस। मल्टीपल चॉइस एग्जाम है जिसमें है ना 4 आंसर चॉइस है हमारे पास। एवरी क्वेश्चन हैज़ 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर है। तो ये क्या पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल आंसर करेक्ट बाय इंडिपेंडेंट रैंडम गैस फॉर ईच वन इज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि हर एक के लिए हमने क्या चूज किया, करेक्ट ऑप्शन चूज किया है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर एक क्वेश्चन की हम बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए 4 आंसर ऑप्शन हमें गिवन है, उसमें से एक ऑप्शन क्या है करेक्ट। तो करेक्ट एक ऑप्शन चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। एक ऑप्शन हमने चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन एक ही है और टोटल कितने हैं ऑप्शन 4, तो 1/4, तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एक क्वेश्चन के लिए। अब 4 क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक क्वेश्चन के लिए 1/4 है तो 4 के लिए कितनी होगी कि पहला क्वेश्चन भी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑल आंसर्स करेक्ट, तो फर्स्ट भी करेक्ट होना चाहिए, मल्टीप्लाई में सेकंड भी करेक्ट होना चाहिए, थर्ड वाला भी करेक्ट होना चाहिए और फोर्थ वाला भी करेक्ट होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ रही है 1/4 तो जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दिसंबर 2019 में आया था। दिसंबर 2019 वाले पेपर में भी प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन आपके बने थे। एक जनरल एप्टीट्यूड में बना था, एक 3.5 मार्क्स का था, एक 5 मार्क्स का था। तो जो 5 मार्क्स का था वो आपका रैंडम वॉक से था, वो हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 2 balls आर पिक्ड together at random from the box, what is the probability that these 2 balls are of different color। ये कह रहा है कि एक बॉक्स जो है उसमें 5 वाइट बॉल हैं और 4 कितनी है ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, और 2 बॉल है ना, तो टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल बॉल्स कितनी है 9 है, और 2 बॉल हम निकाल रहे हैं इस बॉक्स से एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। तो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि दोनों बॉल जो है ना वो डिफरेंट कलर की हों, डिफरेंट कलर की होंगी। तो 2 बॉल अगर हम निकाल रहे हैं तो एक वाइट होगी और एक क्या होगी ब्लैक होगी। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं कि अगर 9 बॉल में से 2 बॉल हम पिक कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 9C2 से हम लिखेंगे, 9 टोटल्स हैं और कितने हम पिक कर रहे हैं, टोटल में से 2 हम पिक कर रहे हैं तो 9C2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 9 इंटू में 8 इंटू 7 फैक्टोरियल हम लिखेंगे और 2 फैक्टोरियल इंटू में 7 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट होगा, 2 से ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स। तो 9 इंटू में 4 जो है हमारे वो टोटल नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं। लेकिन फेवरेबल क्या है, कंडीशन क्या है कि जो बॉल हम निकाल रहे हैं वो डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, एक वाइट होनी चाहिए और एक ब्लैक होनी चाहिए। तो एक वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल बॉल्स जो वाइट हैं वो 5 हैं और उनमें से क्या होगी एक बॉल हम निकाल रहे हैं तो 5C1 होगा। ठीक है, और इनटू क्योंकि एंड दूसरी बॉल 2 बॉल हम निकाल रहे हैं ना टोटल, तो वाइट भी निकालेंगे और ब्लैक भी निकालेंगे तो इनटू आएगा। ठीक है, और ब्लैक बॉल कितनी है 4 और हम निकाल कितने रहे हैं 1, तो यहाँ से जो फेवरेबल केस हमारे आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 5 इंटू में 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए 5 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए 9 इंटू में 4, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ तो कितना आ रहा है 5/9। तो जो डी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये नवंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ था, जून 2020 वाला एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, 3.5 मार्क्स का ये आया है। क्या गिवन है, ए बास्केट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स इन द प्रोपोर्शन, रेड और ब्लैक बॉल का प्रोपोर्शन हमें गिवन है, रेशियो क्या है P:1 - P। तो आगे क्या कह रहा है कि 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग हमने बताया है कि चाहे एक बॉल हम निकालें उसके बाद दूसरी निकालें उसके बाद तीसरी निकालें या फिर तीनों को साथ निकालें,
विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है ऑफ देयर बीइंग कि 2 रेड बॉल निकले और 1 ब्लैक बॉल निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और रेशो हमें गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि मैक्सिमम पी की किस वैल्यू के लिए होगी, पी की कौन सी वैल्यू हम कंसिडर करके चलें कि जो 2 रेड और 1 ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में हम चेक करेंगे कि किस पी की वैल्यू के लिए वो मैक्सिमम आ रही है। तो अगर हम रेशो कंसीडर कर लें कि ऐसे रेशो हमें गिवन है कि 3:2 मान लो 5 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 तो जो है वो अपने पास रेड बॉल्स हैं या फिर 3 के मल्टीपल में है, ठीक है, और 5 कौन सी हैं, ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल की, हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि 3 अपने पास रेड बॉल्स हैं और 5 कितनी है, ब्लैक बॉल्स हैं। तो रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 3 रेड बॉल हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 3 + 5 कितना हो गया, 8, तो 3/8 आएगी। तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी हम देखें रेड बॉल के निकलने की, तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के निकलने की वो कितनी आ जाएगी, रेशियो जो है P डिवाइडेड बाई P + 1 - P आएगा। तो P + 1 - P क्या आ जाएगा, 1 आएगा नीचे। तो जो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की वो कितनी आ रही है, P आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, 2 रेड बॉल निकाल रहे हैं, तो 1 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो P आ रही है, तो दूसरी की कितनी होगी, इनटू में P होगी, ठीक है। और तीसरी बॉल जो है वो क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 - P डिवाइडेड बाई, ये तो हमारा क्या दे रहा है, 1, तो 1 - P आ रही है प्रोबेबिलिटी, तो इनटू में क्या आ जाएगा, 1 - P। तो जो प्रोबेबिलिटी है हमारी 2 रेड बॉल और 1 ब्लैक बॉल निकलने की वो क्या है, P² इनटू में 1 - P। अब हमें चेक करना है कि P की किस वैल्यू के लिए ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, P का डेरिवेटिव हम करेंगे जो P रेशो हमें गिवन है उसके रेस्पेक्ट में, और उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। वहाँ से P की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, देन हम चेक करेंगे कि उस वैल्यू के लिए क्या प्रोबेबिलिटी हमें मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव करते हैं इसका। तो डेरिवेटिव कैसे हम लिखेंगे, dP/dP इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, P² एज इट इज़, सेकेंड का क्या डेरिवेटिव कितना आएगा, -1, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ 1 - P, और फर्स्ट का क्या होगा डेरिवेटिव, वो कितना आ जाएगा, 2P, और उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो -P² + 2P - 2P² वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो -3P² + 2P इज इक्वल टू 0। तो अगर P हम कॉमन लें तो क्या बचेगा, -3P + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से P की 2 वैल्यूज हमें मिल रही हैं, एक तो क्या P इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्या है, P इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 0 अगर हम लें तो यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब रेड बॉल जो है वो कितनी है, 0। तो हम 2 बॉल्स रेड कैसे निकालेंगे जब रेड बॉल है ही नहीं, तो ठीक है। तो जो P इज इक्वल टू 0 है वो तो वैल्यू पॉसिबल है नहीं, तो P इज इक्वल टू 2/3 अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। तो D अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से भी आप डायरेक्ट पिक कर सकते हो या फिर आप चेक करोगे कि d²P/dP² अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या लेस देन 0 आ रहा है। तो अगर लेस देन 0 आता है तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और वही हमसे पूछा गया है कि 2 रेड बॉल और 1 ब्लैक बॉल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो मैक्सिमम P की किस वैल्यू के लिए होगी। तो अगर आप निकालो ये वैल्यू d²P/dP² तो क्या आएगा, यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, -6P + 2, ठीक है। और वैल्यू हम रखेंगे P इज इक्वल टू 2/3, तो -6 इनटू में 2/3 + 2, तो 3 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स। तो जो वैल्यू हमें मिल रही है वो -2 मिल रही है, वो क्या है, लेस देन 0। तो P इज इक्वल टू 2/3 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो D ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नवंबर 2020 में आया था और जो ये क्वेश्चन है वो जनरल एप्टीट्यूड में आपसे पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है कि 10 ग्लास वेसेज वर टू बी पैक्ड 1 ईच इन 10 बॉक्सेस मार्क्ड ग्लास। ये क्या कह रहा है कि 10 जो हैं वो ग्लास के वेसल्स हैं,
और उनको हम ना 10 बॉक्सेस में ही पैक कर रहे हैं, 1 इन ईच। हर एक बॉक्स में क्या कर रहे हैं, एक ग्लास का वेसल डाल रहे हैं, और उन जो बॉक्सेस हैं उन पे क्या लिखा हुआ है, ग्लास लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 12 ब्रास वेसेज हैं वर टू बी पैक्ड 1 ईच इन 12 बॉक्सेज, और उन पे क्या लिखा हुआ है, ब्रास ही लिखा हुआ है। तो 10 तो हैं जो वो ग्लास के हैं, और 12 बॉक्सेस जो हैं वो ब्रास वेसल के लिए हैं, उन पे हम ब्रास के वेसल्स पैक कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे कि 4 वेसेज एंड बॉक्सेस गोट मिक्सड अप। ये 4 जो वेसल्स हैं ग्लास और ब्रास के, और 4 बॉक्सेस जो हैं वो आपस में मिक्सअप हो गए। तो ए कस्टमर ऑर्डर्स 1 ग्लास एंड 1 ब्रास वेस एंड इज सेंट अप्रोप्रिएटली मार्क्ड बॉक्सेस। ये कह रहा है कि एक कस्टमर ने ना एक ग्लास और एक ब्रास ऑर्डर किया है, और हमने उन पे जो नाम दिए हुए थे उनके अकॉर्डिंग ही भेजा है। तो द चांस दैट कस्टमर डज नॉट गेट द ऑर्डर्ड वेसेज इन करेक्टली मार्क्ड बॉक्सेज। ये कह रहा है कि हमने जो मार्क किया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग भेजा है, लेकिन कस्टमर को ना जो उसने ऑर्डर किया उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है, 10 बॉक्सेज हैं ग्लास के लिए। तो कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको पता है क्या होती है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज तो क्या हो सकते हैं कि एक बॉक्स हम ग्लास का दे दें और एक ब्रास का दे दें, ऐसे हो सकता है ना। या फिर हम ये बॉक्स ग्लास का दे दें, या फिर ये एक जो है वो इन 12 के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, दूसरे का भी इन 12 के साथ हो सकता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने होंगे कि 10 ग्लास के बॉक्सेस हैं, इनटू में 12 क्या है, ब्रास के, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो हमारे कितने हो जाएंगे, 120। लेकिन जो 4 बॉक्सेस है ना वो मिक्सअप हो गए। मान लो 2 ग्लास के थे हमारे, जिनमें हमने क्या पुट कर दिया, 2 जो ग्लास के थे ना उनमें हमने ना ब्रास वाले वेसल्स डाल दिए। तो ब्रास वाले 2 खाली रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या डाल चुके, ब्रास वाले वेसल्स इसमें डाल चुके ना, तो 2 बॉक्सेस खाली हो जाएंगे ब्रास वाले, तो उनमें हम क्या डाल देंगे, ग्लास वाले डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखो कि जो ओनली पॉसिबिलिटी है ना वो यही है कि 2 तो मिक्स हुए हैं ना, वो 2 तो ब्रास के हुए हैं और 2 ग्लास के हुए हैं। क्योंकि अगर 2 ब्रास हमने यहाँ पे डाल दिया, 2 ब्रास वेसल जो है वो इसमें डाल दिए हमने, तो 2 बॉक्सेस ब्रास वाले खाली रह जाएंगे, उनमें हम क्या डालेंगे, ग्लास वाले डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, जो मिक्सअप हुए हैं कि ग्लास वाले थे उनमें हमने 2 ब्रास वाले डाल दिए, और जो ब्रास वाले बॉक्सेस थे उनमें 2 में हमने क्या डाल दिए, ग्लास वाले डाल दिए। तो यहाँ पे जो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज होंगे, कि फेवरेबल क्या है कि कस्टमर ने जो ऑर्डर किया ना वो करेक्ट ऑर्डर नहीं मिला, उसको चाहिए था एक ग्लास और एक ब्रास, लेकिन उसको ऐसा ऑर्डर नहीं मिला, और हमने भेजा किसके अकॉर्डिंग है, जिसके अकॉर्डिंग हमने मार्क कर रखा था। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 8 वेसल जो ग्लास के हैं, जिन पे कोई मतलब मिक्स नहीं हो रखा, जो अप्रोप्रिएटली हमने पैक किए हैं, उनमें से कोई एक हम सिलेक्ट करें, और दूसरा ऑर्डर क्या जा सकता है, ब्रास वाले में से यही चला जाए, इन दोनों में से कोई चला जाए। या फिर एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ब्रास वाले तो ठीक जाएं, लेकिन जिस पे ग्लास लिखा हुआ है ना उसमें एक ब्रास का वेसल चला गया। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इन चारों कॉम्बिनेशन में से ही कौन से 2 चले गए, ठीक है। तो जो लिखा हुआ था ना ग्लास और ब्रास, वो वेसल उसमें मिला नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे कि या तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है कि ये ठीक हो और ये वाला गलत चला जाए, या फिर ये ठीक हो और ये वाला गलत चला जाए, या फिर ये दोनों गलत वाले चले जाएं, ठीक है। तो अगर हम ये वाली कंडीशन निकाल लें कि कस्टमर ने जो ऑर्डर किया ना उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक ऑर्डर मिला है, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, जो 8 जो ग्लास वाले हैं वो हमने मतलब अप्रोप्रिएटली ठीक पैक किए हैं, और जो 10 ब्रास वाले हैं वो हमने ठीक पैक किए हैं। तो जो पॉसिबिलिटी है ठीक मिलने की वो कितनी होगी, 8 × 10,
तो ठीक मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है, अब फेवरेबल हमारे क्या है कि उसको ठीक ना मिले, तो टोटल हमारे 120 हैं और ठीक मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 80। तो 120 माइनस 80 हम करेंगे तो कितना आएंगे, 40। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, तो 40 डिवाइडेड बाय 120, तो 1 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो जो डी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं और आई होप आपको समझ भी आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।